नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस की साजिश नाकाम हुई है। आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और दोनों पाकिस्तान मॉड्यूल से थे कनेक्ट और दोनों को एटीएस ने CWC के सामने पेश किया है। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस की साजिश को नाकाम किया गया है। आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ये कार्रवाई है। दोनों पाकिस्तान मॉड्यूल से कनेक्ट थे और इन्हें CWC के सामने पेश किया गया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय की, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को दहलाने की साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की उम्र 15 और एक की 16 साल है। रायपुर और भिलाई के रहने वाले हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये कार्रवाई की है। दोनों के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान से जो है मिले हैं। माना जा रहा है किसी बड़ी वारदात की जो है वो साजिश थी। तो कनेक्शन इनके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। पहला कनेक्शन जो है पाकिस्तान का मिल चुका है। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो हाल फिलहाल दिनों में जिस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हुई है, क्या उससे भी इनका कोई कनेक्शन है, ये देखा जा रहा है। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो पहली बार जो है इस तरह का देखने आया। छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है, ठीक है, एक नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो गृह जो अंतर्कलह है उसके लिए जो है गृह शांति के लिए जो है खतरा माना जाता था। लेकिन अब आईएसआईएस का जो है वो मॉड्यूल के 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं। कितनी बड़ी ये साजिश थी, क्या क्या अभी तक एटीएस को जो है वो सूचना मिले हैं? पाकिस्तान कनेक्शन के अलावा जो हालिया दिनों में जो आतंकवादी गतिविधियां जो संचालित जो सामने आई है, क्या उससे भी किसी तरह का कनेक्शन इनका पाया गया है? जी देखिए, दिल्ली में हाल ही में एक बड़ी घटना हुई थी। बड़ा बम विस्फोट की घटना हुई थी और इसके बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट था। और इससे पहले ही लगातार छत्तीसगढ़ की एटीएस जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है नजर बनाए रखे हुए थी। इसी दौरान जो है एटीएस को यह जानकारी भी मिली थी कि जो 2 नाबालिग हैं वे लगातार जो है आईएसआईएस जो कि पाकिस्तान मॉड्यूल का है, इससे संपर्क साधे हुए, इनसे लगातार उनकी जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है बातचीत हो रही है और इस पर लगातार जो है एटीएस ने नजर बनाए रखा हुआ था। और यह भी जानकारी मिली है कि जो दोनों नाबालिग हैं वे लगातार जो है यहां से सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद दोनों नाबालिगों को एटीएस की टीम ने पकड़ा है। एक को रायपुर से पकड़ा है और एक को भिलाई से पकड़ा गया है। दोनों की उम्र जो है 16 वर्ष बताई जा रही है और दोनों को पकड़ने के बाद जो उनसे काफी लंबी पूछताछ की गई है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए। साथ ही साथ जो है आज दोपहर को दोनों नाबालिगों का बयान जो है CWC में करवाया गया, क्योंकि करीब 2 से 3 घंटे तक के दोनों का बयान CWC में जो है जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष करवाने के लिए खुद जो है एटीएस की जो एसपी है वे मौके पर मौजूद रही। और कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखे तो कहीं ना कहीं यह बड़ी घटना है। आईएसआईएस के अब तक के जो है कोई भी मॉड्यूल या कोई आतंकी नहीं पकड़े गए थे, लेकिन अब जो है नाबालिगों को अपने शिकंजे में आईएसआईएस के जो आतंकी है वे ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में सिमी के अलावा जो है इंडियन मुजाहिदीन के आरोपी आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से कईयों को सजा मिल चुकी है, कुछ तो यहां पर अपना बेस बनाए हुए थे। और अब जो आईएसआईएस का मॉड्यूल यदि छत्तीसगढ़ में मिल रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़ी घटना या छत्तीसगढ़ को दहलाने की जो साजिश थी वह कहीं ना कहीं जो एटीएस ने नाकाम कर दी है। क्योंकि जिस प्रकार से जानकारियां आ रही थी, जो खुफिया तंत्र बता रहे थे कि पूरे देश में जो है आरडीएक्स की सप्लाई की गई थी, जिसमें से करीब 3000 जो किलो है आरडीएक्स वे जो है खुफिया विभाग ने पहले ही बरामद कर लिया था। तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी कामयाबी है। फिलहाल जो है दोनों नाबालिगों से पूछताछ और की जा रही है ताकि और कौन लोग इसमें छत्तीसगढ़ के जो और जो नाबालिग है वे कनेक्ट हैं, इसका भी खुलासा हो सके। तो बड़ा खुलासा हो सकता है। मनोज, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जिस तरह से आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, पाकिस्तान का जो है वो कनेक्शन मिला है। और मनोज, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 लोगों का गिरफ्तार होना,
एक बड़ी जो है वो साजिश का जो है वो खुलासा है। इसमें आगे जो जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही है, जैसे कि मनोज बता रहे हैं कि दिल्ली में हालिया दिनों में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है जिस तरह से उनसे तार जुड़े हैं, तो हो सकता है उनसे भी कनेक्शन जो निकले, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से और भी लोग इससे कनेक्ट होंगे उनका भी खुलासा हो सकता है। ये मनोज हमें जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि राजधानी रायपुर से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है, 200 यूनिट तक बिजली बिल अब हाफ होगा। सीएम साय ने विधानसभा में आज ये ऐलान किया है। 42 लाख उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा। आपको बता दें पहले 100 यूनिट तक जो है वो ये योजना थी, उसे बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर दी गई है। आज विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की है कि 200 यूनिट तक का जो बिजली बिल है वो हाफ होगा। 100 यूनिट से बढ़ाकर इसकी जो लिमिट है वो 200 यूनिट कर दी गई है। मांग है कि आज के इस दिन को यादगार बनाया जाए, तो हम लोगों ने मतलब 1000 तक नहीं, मतलब 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन है उनको हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा। तो इससे 42 लाख कंज्यूमर को प्रदेश में फायदा होगा। तो लगातार जिस तरह से ये कांग्रेस के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसमें 400 यूनिट की जो योजना थी उसको लेकर लगातार जो है बिजली बिल जो बढ़े हुए दर से आ रहे थे उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार के ऊपर। उसे घटाकर जो है 400 यूनिट को 100 यूनिट कर दिया गया था और काफ़ी दिनों से ये कवायद चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री जो है इसमें रुचि ले रहे थे और आखिरकार आज विशेष सत्र में इसका ऐलान किया गया है कि 200 यूनिट तक की जो बिजली बिल है वो हाफ होगा। इस योजना के तहत जो है उन्हें आधे बिजली बिल का जो है भुगतान करना होगा। चलते एक बार फिर मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जब से जो 400 यूनिट जो था उसे घटाकर 100 यूनिट किया गया था, सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर थी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके भी माध्यम से देखें, जो कुछ जो अलग अलग माध्यम से पत्रकार बनते हैं, मीडिया कर्मी बनते हैं, उनके भी अगर देखें, कमेंट देखें, लगातार सरकार की आलोचना भी हो रही थी। एक हफ्ते पहले जिस तरह सीएम ने संकेत दिए थे कि हम इस योजना का विस्तार कर सकते हैं, आज ये जब घोषणा हुई है, कैसा विपक्ष का इसमें रवैया रहा है? दूसरी तरफ अगर उपभोक्ताओं की बात करें तो कितनी बड़ी राहत है उनके लिए? निश्चित रूप से जब से जो है बिजली बिल हाफ योजना को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने कटौती कर 100 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ की जो घोषणा की थी, इसके बाद जो है विपक्ष के अलावा जो है जनता के निशाने पर भी पूरी छत्तीसगढ़ सरकार थी और इसकी जानकारी जो है विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से राज्य सरकार को मिली थी और लगातार जो है जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष जो जनता है वह अपना गुस्सा प्रकट कर रही थी। और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुला गया था। यह विशेष सत्र जो है इस विधानसभा भवन में आज अंतिम सत्र है, क्योंकि नए विधानसभा भवन में अब आगामी सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र वहां होगा और इससे पहले आज यहां पर 25 वर्षों की जो संस्मरण यात्रा विधायकों के द्वारा जो है विधानसभा में रखी गई, इसके बाद जब मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है बिजली बिल हाफ योजना में जो 100 यूनिट तक की जो छूट दी जा रही थी उसे 200 यूनिट तक करने जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है 42 लाख परिवारों को मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि जो 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ का जो लाभ कांग्रेस सरकार में दिया जा रहा था, हमारी मांग अब भी वही है, हम इसे लेकर जो है लगातार आंदोलन करेंगे, क्योंकि जनता को बड़ी राहत मिल रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने से देखें तो 2 महीने से लोगों को बेतहाशा तो लगातार जनता को राहत जो है वो इससे मिल रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी असंतुष्ट है। और जिस तरह से जो है विपक्ष ने आज फिर तंज कसा है, तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक सरकार और विपक्ष के बीच का जो धर्म है, कर्तव्य है तंज कसने का और जो है आरोप लगाने का, वो चलता रहेगा। शुक्रिया मनोज सभी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ उनकी बैन हो चुकी पार्टी अवामी लीग ने आज देश भर में बंद का ऐलान किया है। अवामी लीग ने ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और मंत्रियों से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने पार्टी के फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक द्वेषवश लेने है। नानक ने अदालत की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमा
14 अगस्त को शुरू हुआ था और 17 नवंबर को फैसला आ गया। 2 महीने की अवधि में अदालत ने सिर्फ 20 दिन सुनवाई की। 84 गवाहों में से सिर्फ 54 की गवाही सुनी गई। मुख्य जज 1 महीने से गैर हाजिर थे, फिर भी फैसला सुना दिया गया। हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड भी बताया। दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमीन खान को भी हत्याओं का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल अमून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मून हिरासत में है, सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये फैसला आया है उसे लेकर जो है सभी तरह, चाहे वो हर वर्ग है, सभी में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि आखिर आईसीटी का ये फैसला क्या सभी मायनों में संवैधानिक माना जा सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय जो मानक बनाए गए हैं कानून के, क्या उसके तहत ये आता है? कोटा सिस्टम के तहत आपको बता दें, पूरी पृष्ठभूमि अगर आपको बताएं कि हुआ क्या था। आंदोलन जो है छात्र आंदोलन था। कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे थे। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए थे। ये हिंसक हो चुका था। पुलिस के खिलाफ जो है वो छात्रों ने पेट्रोल बम, पत्थर और तमाम जो है वो हथियारों के उपयोग किए थे। 3 पुलिस वालों की इसमें जो है मौत भी हो गई थी। इसके बाद ये आदेश हुआ कि उन पर जो है फायरिंग की गई, कई छात्रों की मौत हो गई और जो है तमाम तरह के कर्फ्यू के हालात वहाँ पर बने। कई दिन तक जो है बांग्लादेश बंद रहा, लेकिन उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो काबू में कर ली गई सरकार के द्वारा। अवामी लीग इसी बात को दोहरा रहा है बार बार कि उस समय जो ये फैसला था, क्या इसे पूरे तरह से सभी तर्कों पे मापा गया है? सभी गवाहों के बयान जो है इसमें लिए गए हैं? और उसके बाद अगर नहीं लिए गए तो बाकी जो 30 जो गवाह हैं उनके बयान क्यों नहीं लिए गए? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ये फैसला नाजायज ठहराया गया है अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी के द्वारा। छात्र अबू सईद के हत्या के लिए आदेश ये कहा गया कि सीधा सीधा दिया गया। चंपारण खंड में 5 लोगों की हत्या करना, उनकी लाशों को जला देना, भड़काऊ भाषण देना, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं को दोषी माना गया है। अब इसके बाद जो हुआ, तुरंत बाद इसके शेख हसीना का रिएक्शन आया कि ये फैसला पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, राजनीतिक द्वेषवश जो है ये फैसला लिया गया है। फिर वहीं अगर यूनुस की बात करें, अंतरिम प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने तत्काल इस फैसले की सराहना की और साथ ही साथ भारत को शेख हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपने की मांग भी की। आगे चलते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में बनने वाली सरकार का खाका दिल्ली में तैयार हो रहा है। खबर है कि बीजेपी के प्रेम कुमार को विधानसभा के स्पीकर बनाया जा सकता है। मंगलवार को वह विजय सिन्हा से मिलने उनके आवास पहुंचे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करूंगा। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति बिहार में बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार यानी 19 नवंबर को पटना जा रहे हैं। पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास जाएंगे। दोनों नेता के बीच सरकार गठन को लेकर अहम बातचीत चल रही। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जदयू के सांसद संजय झा और ललन सिंह के साथ बीजेपी टॉप लीडर्स की 2 घंटे मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में डिप्टी सीएम, मंत्री और स्पीकर को लेकर दोनों पार्टियों और उनके नेताओं के बीच में जो है बातें हुई है। सूत्रों की ये भी माने तो बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पद मांग रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान अभी भी जारी है। इस तनाव के बीच सोमवार को आधी रात जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह, संजय झा दिल्ली जो है वो बुलाए गए। दोनों चार्टर प्लेन से दिल्ली गए। रविवार को भी उनकी अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। दिल्ली मीटिंग को लेकर सूत्र ये भी बता रहे हैं
कि उप मुख्यमंत्री जो हैं वो 2 होंगे, लेकिन इस बार विजय सिन्हा की जगह उप मुख्यमंत्री पद के लिए नया नाम मंगल पांडे का बताया जा रहा है। तो तमाम तरह के जो है वो जो सरकार बनी है, इससे जो जनादेश मिला है, स्पष्ट जनादेश मिला है, उसको लेकर अब जो है वो मंत्रिमंडल का स्वरूप जो है उसको लेकर खींचतान जारी है। लगातार बैठकें चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है, लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही पार्टी, चाहे जेडीयू की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, दोनों के दोनों अड़े हुए हैं कि स्पीकर का पद जो है उनकी पार्टी के नेता को दिया जाए। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियां इस बात पर अड़ी हुई हैं कि डिप्टी सीएम भी उनकी पार्टी से एक होना चाहिए। तीसरी बात, एलजेपी ने कम से कम 3 मंत्री पद दिए जाने की मांग की है, लेकिन तय ये हुआ है कि उन्हें 2 मंत्री पद दिया जाएगा। तो इसको लेकर एलजेपी के नेता लगातार बात कर रहे हैं। हम जीतन मांझी जो हैं वो भी अड़े हुए हैं, कम से कम 1 मंत्री का पद जो है उनके हिस्से में आए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी केवल 2 सीट आई। तो ऐसे में क्या उन्हें जो है वो यहाँ पर पार्टी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। जो नाम आए हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि पहली बार सुने गए हैं। पुराने 13 मंत्रियों में से 10 मंत्री फिर से सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई जो पार्टी के जो नेता हैं वो फेरबदल चाह रहे हैं। बीजेपी अपने कोटे से मंत्रियों में बड़ा फेरबदल कर सकती है, जिस तरह से उनके नाम आए हैं। वहीं जेडीयू की बात करें, जेडीयू सम्राट चौधरी और बाकी जो बड़े नाम हैं उनको लेकर तैयार हैं। फिलहाल 2 से 3 नाम जेडीयू के कोटे से बदले जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक स्पीकर के पद को लेकर ये बताया जा रहा है कि बात नहीं बनी है, समझौता नहीं हुआ है, और इसमें जेडीयू का पलड़ा भारी है। जेडीयू ये चाह रही है कि चूंकि उनके बैनर तले चुनाव लड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू ये चाह रही है कि उनके जो है स्पीकर का पद उनके हिस्से में आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माड़वी हिड़मा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर आज मरेड मिली जंगल में एक इनकाउंटर में मारा गया है। हिड़मा पर 1 करोड़ का इनाम था। मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का और दूसरे नक्सलियों को भी ढेर किया गया है। 6 कुल लोग इसमें मारे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को हिड़मा को खत्म करने के लिए बधाई भी दी, साथ ही उनसे चर्चा भी की और आगामी ऑपरेशन को लेकर बड़े अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की है। तो आपको बता दें, मरेड मिली जो कि आंध्रा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में बड़ा जो है वो डेंस फॉरेस्ट माना जाता है। वहाँ पर ग्रे हाउंड और सीआरपीएफ की टीम ने, ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश की जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो, और सीआरपीएफ की जो टीम है, उन्होंने सूचना मिलने के बाद ये जो है कार्रवाई की है। और इसमें हिड़मा, जो कि अब तक नक्सली कमांडरों में सबसे बड़ा खूंखार नेता माना जाता है, जिस तरह से सरेंडर हुए हैं और जिस तरह से बसव राजू समेत तमाम जो शीर्ष टॉप कमांडर हैं, लीडर हैं, वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद अब जो है हिड़मा के पास ये कमान थी पूरे दंडका रन की, और अब ये हिड़मा के मारे जाने के बाद ये माना जा रहा है कि लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। महज कुछ एक नेता ही बचे हैं, देवा जैसे, जो अब इसमें नक्सली संगठन में जो है वो कमान संभाले हुए हैं। लेकिन हिड़मा समेत गजरेला रवि, बसव राजू, भास्कर, सुधाकर राव, चलपति, ये तमाम जो बड़े जिनको माना जाता था वो सभी मारे जा चुके हैं लगातार मुठभेड़ में। और सुरेश हो गए हैं, रमेश हो गए हैं, इसके अलावा जो है गजरा कंडरेका हो गए हैं, ये तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है। करीबन 1900 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। वहीं 500 से अधिक जो हैं वो मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें 2100 के आसपास गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं, चाहे हम गजरेला रवि की बात कर लें, जयराम उर्फ चलपति की बात कर लें, केशव राजू और उर्फ जो है बसव राजू की बात कर लें, ये तमाम, सुधाकर की बात कर लें, मालती की बात कर लें, सुधा की बात कर लें, रेणुका की बात कर लें, तमाम जो बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तेलंगाना कमेटी की ओर से कुछ दिनों पहले जो पत्र जारी किया गया था उसमें ये भी बताया गया था कि संगठन में कहीं ना कहीं फेरबदल जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर 2 हिस्सों में बंटकर वो समर्पण कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो छत्तीसगढ़ के अभी तक हमने जितने भी टॉप लीडर देखे हैं वो कहीं ना कहीं आंध्रा से जो है तेलंगाना कमेटी से आते थे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बड़ा लीडर नक्सलियों का जो कमांडर था वो था हिड़मा। जगरगुंडा के पास जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका है, पुवरती गांव में, वहां इसका जन्म हुआ था। आपको बता दें, माड़वी हिड़मा का 1996 में 12 साल की उम्र में ये नक्सल संगठन से जुड़ गया था। 12 साल की उम्र में ये दल में शामिल हो गया था।
1996 में वहाँ से इसने शुरुआत की थी अपने इस जो है लाल आतंक के सफ़र की। फिर सबसे पहले इसकी जो भर्ती होती है वो होती है PLGA में, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में इसकी जो भर्ती होती है। वहाँ लड़ाके के रूप में ये कई साल तक वहाँ पर शामिल रहता है। फिर 2004 से अभी तक जो है 27 बड़े हमलों में शामिल रहा है। 129 हत्याओं का इसे जो है आरोपी माना गया है। उसमें बड़े अगर हम घटनाक्रम देखें, बुरकापाल जिसमें जो है 24 लोग मारे गए थे, उसकी साजिश का जिम्मा इसके ऊपर है। इसके अलावा महिला नक्सली सुजाता जिसने इसे ट्रेनिंग दी थी, और सुजाता के अलावा इसकी ट्रेनिंग चाइना और जापान में भी हुई थी, क्योंकि शुरू से ही ये काफ़ी खूंखार माना जाता था अपने संगठन में। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सरकार के खिलाफ जिस तरह से आवाज़ बुलंद करता था, उसको देखकर नक्सली संगठन में इसकी पूछ परख काफ़ी बड़ी थी। इसका जो है ओहदा काफ़ी बड़ा था, इसका जो है स्थान काफ़ी बड़ा था, और इसे काफ़ी जो है वहाँ पर तवज्जो भी दी जाती थी। इसलिए चाइना और जापान जैसे देशों में इसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। फिर ये CCM जो है वो सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना, वहाँ से जो है पोलित ब्यूरो का मेंबर बना, और अभी फिलहाल महासचिव जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो है ये यहाँ पर काम कर रहा था। ये थी आज की सभी बड़ी खबरें, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।